नमस्कार। हमारी खास पेशकश मार्केट आउटलुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। लेकिन इंडियन मार्केट से एक दायरे में फंसे हुए हैं। बीते एक महीने से आप देखें तो नीचे में 23,700, ऊपर में 24,800, इस रेंज में या बाजार अटका हुआ है। इसको पार करना बाजार के लिए काफ़ी मुश्किल पड़ता हुआ दिख रहा है। बाजार में गिरावट पर बाइंग तो देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो सेलिंग प्रेशर भी बन जाता है। तो सवाल काफ़ी सारे हैं हर किसी के मन में कि क्या मार्केट में कन्विक्शन की कमी है। पिछले हफ्ते बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। क्या सिर्फ ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हो रहा है या फिर बाजार के अंदर कोई स्ट्रक्चरल रिस्क है, कोई बुनियादी जोखिम बन रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि हर किसी को परेशान कर रहा है। और क्या मौजूदा लेवल्स पर इन्वेस्टर्स को करेक्शन का इंतजार करना चाहिए या मार्केट में जो बाय ऑन डिप्स की रणनीति कई बार सही साबित हुई है वो इस बार भी काम करती हुई नजर आएगी? क्योंकि एक तरफ हमने देखा नतीजे अच्छे रहे, लेकिन दूसरी तरफ क्रूड जब भी उछलता है हमारे लिए दिक्कत आ जाती है। टैरिफ्स का डर हमारे सर पे हमेशा रहता ही है और एफआईएस को लेकर अभी भी रुख साफ नहीं है। तो अगले 3 से 6 महीने में इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बाजार को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ सकता है? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, जिनके पास बाजार में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। इस अनुभव का इस्तेमाल करते हुए हम भी अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं और उनसे इन सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर, सबसे पहले आपको और हमारे तमाम दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं इस बार ये जो स्वतंत्रता दिवस आपके लिए आ रहा है, घाटा आपके पोर्टफोलियो से ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे आप, उससे आज़ादी पालेंगे और आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारा हरा रंग और बहुत सारा मुनाफा आता हुआ नज़र आएगा। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, पिछला हफ्ता अगर हम देखें बाजार के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाला था। स्पेशली पिछले 4 दिन में आप देखेंगे तो बाजार में काफ़ी हमने उठापटक बनती हुई दिखी। तो आपके हिसाब से सर ये क्या ट्रम्प साहब का किया धरा है, यानी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है यूएस ईरान की, उस वजह से, या फिर कोई एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि बाजार कहीं ना कहीं सेंस करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि नीचे में खरीदारी तो होती है, लेकिन जैसे ही बाजार ऊपर आता है तो सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल जाता है। तो अब बाजार में क्या बाय ऑन डिप्स वाली जो रणनीति हमेशा काम करती थी, क्या इस बार भी कारगर साबित होगी? संदीप, पहले तो आपको और सारे दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपकी तरह मैं भी उम्मीद करता हूं सबके पोर्टफोलियो में हरा रंग वापस आ जाए और बहुत जल्द वापस आ जाए। आप स्पेसिफिकली आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं जवाब तो ऐसे ही दूंगा कि ये सारा जियोपॉलिटिकल टेंशन का रिजल्ट है। इंडियन मार्केट में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो सारे कच्चे तेल से रिलेटेड है। जब भी कच्चे तेल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इंडियन मार्केट में दबाव, इंडियन करेंसी में दबाव देखने को मिल रहा है। और जब जब कच्चे तेल के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं फिर मार्केट में मोमेंटम वापस आ रहा है। सो सिंपल वे में अगर आप बताना है तो कह सकते हैं कि ट्रम्प साहब का किया सारा ट्रम्प साहब का किया ही है, क्योंकि ये वार ईरान में जो उन्होंने शुरू किया उसका अंत अभी तक दिख नहीं रहा है। एक स्टेलमेट सा आ गया है और इसी के कारण मार्केट में दबाव बना हुआ है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत हद तक एक डिपेंडेंट है कच्चे तेल के प्राइसेस के ऊपर। और 70 से 80 के बीच में अगर प्राइसेस रहते हैं तो इंडियन मार्केट के लिए ठीक है। 80 के ऊपर जब भी कच्चे तेल के प्राइसेस जा रहे हैं वो इंडियन मार्केट को चिंतित कर रहा है। करेंसी में एक दबाव आ रहा है और ये मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। अब रही बात बाकी जो फैक्टर्स के, मैक्रो फैक्टर्स इंडिया के, अभी तक तो जितने भी मैक्रो फैक्टर्स दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। मॉनसून को लेकर थोड़ा बहुत शंका था पर वो भी कुछ हद तक दूर हुआ है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जैसे आपने जिक्र किया, बेहतरीन रिजल्ट्स आए, जो एक्सपेक्टेशन थे उससे भी बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। तो ये सारा अगर हम एक साथ इसको रखें तो ये साफ यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बनने की तैयारी हो चुकी है। सिर्फ ये वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट खत्म होना, जिससे ऑयल प्राइसेस एक रेंज में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, उसी का इंतजार है। ठीक है, तो तेजी का माहौल तैयार है, यानी कि आप कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सेट है, बस ये टेंशन खत्म हो जाए, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बन रही है उसके बाद फिर बाजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। उससे कच्चे तेल की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन सर, एक और चिंता जो हमारे लिए वो है ट्रंप की टैरिफ और उनकी जो ट्रेड पॉलिसी है, उसमें लगातार हम देखते हैं कि सर अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिलती है। क्या अब इंडियन मार्केट को ट्रंप हेडलाइंस की बजाय फंडामेंटल्स पर ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए या फिर उसके ऊपर चलना सीख लेना चाहिए? जैसे हम अर्निंग्स की बात करते भी हैं, आखिरकार तो बाजार अर्निंग्स पे ही चलता है। तो अगर सर यूएस इंडिया पर टैरिफ्स और बढ़ाता है तो आपको आपका सबसे पहला सेक्टर कॉल क्या होगा? क्या आईटी, फार्मा, ऑटो, टेक्सटाइल या कोई और?
किसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? और इंडियन एक्सपोर्टर्स की जहाँ तक बात है, क्योंकि ट्रम्प साहब जब तक हैं तब तक इनकी दिल की धड़कनें तो बड़ी ही रहती हैं, उस हिसाब से 2 से 3 साल के लिए क्या इनके लिए स्ट्रक्चरल चैलेंज हमेशा बना रहेगा? देखिए, दो तीन हिस्सों में मैं इसका जवाब देने का कोशिश करता हूं संदीप जी। पहली बात तो है, आपने बिल्कुल सही कंक्लूजन किया कि जब तक ट्रम्प साहब है तब तक स्ट्रेस, टेंशन, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस, वोलेटिलिटी ये बरकरार रहेगी। जितना जल्दी हम इससे एडजस्ट कर लें उतना बेहतर है। वो निवेशक के लिए कहे या एक्सपोर्टर्स के लिए कहे या ओवरऑल इकोनॉमी के लिए कहे, ट्रम्प साहब थ्राइव्स सर्वाइव्स इन वोलेटिलिटी, और वोलेटिलिटी चलता रहेगा अगला 2.5 साल। तो ये एक फैक्टर गया। दूसरा, बात करते हैं टैरिफ। अब देखिए, टैरिफ बहुत इंपॉर्टेंट था जब पहला वो 2 अप्रैल 2025 में उन्होंने जो लिबरेशन डे या कुछ उन्होंने बोला था, जो टैरिफ लाए थे, उससे दुनिया भर के मार्केट्स बहुत परेशान। पर ग्रेजुअली मार्केट्स हैव रियलाइज कि इन टैरिफ्स के कुछ बुनियादी बुनियाद बहुत कच्चा है। यूएस में भी वो कोर्ट में ये इनके टैरिफ्स को नकारा है, उससे बहुत सारे कंपनीज को टैरिफ का रिफंड मिल रहा है। अभी भी जो टैरिफ की बात हो रही है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। फार्मा में टैरिफ की बात कर रहे हैं, बहुत सारे और सेक्टर्स में टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो एक हद तक मैं मानता हूं कि मार्केट इज ट्राइंग टू गो बियॉन्ड यूएस टैरिफ। तो मैं तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहूंगा यूएस टैरिफ और ट्रम्प साहब के टैरिफ रिलेटेड शेनानिगन्स से। मैं जरूर कंसर्न रहूंगा फार्मा, नॉट फार्मा सॉरी, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एक्वा, इन सेगमेंट्स में थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है अगर कुछ लंबा चौड़ा टैरिफ ट्रम्प साहब की तरफ से इंडिया के ऊपर जारी होता है। बाकी सेक्टर्स अपना जर्नी, अपना जो परफॉर्मेंस वो सही रखेंगे। आईटी में टैरिफ लगने की कोई संभावना मुझे दिख नहीं रहा है। फार्मा में वो टैरिफ की बात कर रहे हैं पर उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। उन्होंने जो लास्ट स्टेटमेंट बोला 2 साल बाद, बाय आफ्टर 2 साल उनका टर्म भी खत्म होता होगा, तब क्या टैरिफ आएगा, क्या टैरिफ लाएंगे। और फार्मा में टैरिफ लाना यूएस के लिए सबसे हानिकर है। उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा संभालना अगर इंडियन फार्मा पे ज्यादा टैरिफ आ जाए, क्योंकि सारे जो सीडीएमओ प्लेयर्स हैं, जो सारे इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, उनके लिए ऊपर टैरिफ आ जाए तो यूएस मार्केट संभाल नहीं पाएगा। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई शंका की बात। अब कौन से सेक्टर में फोकस करना चाहिए? पहली बात तो है, मैं तो हमेशा कहते आया हूं पिछले 1.5-2 साल से, जब से ट्रम्प साहब आए हैं, कि डोमेस्टिक फोकस सेक्टर पे जो कि एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है उस पे फोकस करना चाहिए। वो एक तरह से ट्रम्प प्रूफ है आपका पोर्टफोलियो अगर आपने ऐसे सेक्टर्स पे फोकस किया। दूसरी बात, मुझे फार्मा बहुत अच्छा लगता है और ये ट्रम्प साहब का कोई इंपैक्ट फार्मा पे नहीं आएगा। हाँ ठीक है, कुछ बयान उन्होंने दिया तो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकता है, पर मीडियम लॉन्ग टर्म में कोई इंपैक्ट फार्मा पे ट्रम्प साहब का नहीं रहेगा। और आज के दिन में इंडियन फार्मा उसी जगह पे खड़ा है 20 साल पहले इंडियन आईटी जहां पे खड़ा था, एक क्वांटम लीप के सामने। और मुझे लगता है फार्मा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एक सेगमेंट फार्मा में है जो दिग्गज कंपनी जैसे सन फार्मा ऑर्गेनन एक्वायर करने के बाद उनका 70% प्लस पोर्टफोलियो ब्रांडेड और पेटेंटेड है। तो दे आर मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। मल्टीपल अदर जो बड़े दिग्गज फार्मा कंपनीज है, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क, सिप्ला, ये सारे उसी दिशा में जा रहे हैं। लुपिन, सारे उसी दिशा में जा रहे हैं। तो उनके लिए फ्यूचर इज ब्राइट। थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी आगे पीछे रहेगा पर दिक्कत कोई बात नहीं है। दूसरा सेगमेंट है जो सारे सीडीएमओ प्लेयर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया में, जो यूएस फार्मा, ग्लोबल फार्मा को सप्लाई करते हैं। चाइना प्लस वन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल फार्मा के लिए। इसीलिए इंडियन सीडीएमओ प्लेयर्स के डिमांड और उनके पास ऑर्डर की कमी नहीं होगी। वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जैसे पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा, जब नतीजे आए देखा कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे सीडीएमओ। तीसरा सेगमेंट है जो डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनीज है, वहां पे 25% सीएजीआर देखने को मिल रहा है और ये ग्रोथ चलता रहेगा डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनीज को भी। तो मुझे तो लगता है फार्मा हर तरह से अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में फार्मा जरूर होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। फार्मा सेक्टर के आप कह रहे हैं कि बुलिश हैं आप, भले ही ट्रंप के टैरिफ का डर है। घरेलू कंपनियां भी होनी चाहिए जो एक्सपोर्ट करती हैं, जो दिग्गज कंपनियां हैं, सीडीएमओ प्लेयर्स हैं, वो भी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। मैं और भी सेक्टर्स की बात करता हूं सर, लेकिन ब्रेंट क्रूड आप देखेंगे सर $87-88 के आसपास फिर से आ गया और हॉर्मुज़ को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम दावा कर रहे हैं कि वो खुला हुआ है, और ईरान लगातार कह रहा है कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मान ली जाती तब तक हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा। अगर सर इस सारी तनातनी के बीच में $100 के पार क्रूड चला जाता है तो इंडियन इक्विटी स्टोरी में क्या कोई बड़ा क्रैक देखने को मिल सकता है, यानी कि बाजार में क्या कोई बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है? क्या उस सिचुएशन में एयरलाइंस, पेंट्स, केमिकल, टायर और जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं उन पे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है? क्या उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, थोड़ा सिचुएशन क्लियर हो जाए तब उन पे कॉल लें? जी, कुछ हद तक मैं आपके जो लॉजिक है उसके साथ सहमत हूँ। देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेके जो ऊपर नीचे एक्सचेंज हो रहा है उसमें कोई सोल्यूशन सामने दिख नहीं रहा है। और ट्रम्प साहब कुछ भी बोले, ईरान कुछ भी बोले, द फैक्ट इज हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जो शिप्स है वो बाहर नहीं आ रहे। एक जमाने में जब हॉर्मुज़ रियली ये वार से पहले दिन में 1000+ शिप्स उनका आना जाना रहता था, और आज के दिन में 5, 4, 5, 10, 12 शिप्स आना जाना है। तो ये तो खुला नहीं, इसको खुला नहीं कह सकते हैं। तो उस हॉर्मुज़ स्ट्रेट तो बंद है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, देखिए सबसे बड़ी बात होती है इंश्योरेंस कंपनी, हर इंश्योरेंस कंपनी दुनिया का, अगर आप हॉर्मुज़ से जाएंगे तो आपको इंश्योरेंस नहीं देगी। और अगर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, कोई शिपिंग कंपनी वो रिस्क नहीं लेगा और हॉर्मुज़ से सामान और शिप नहीं भेजेगा। इस हालत में हॉर्मुज़ खुला है बोलना कोई मतलब, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हॉर्मुज़ आपने खुला बोल दिया पर कोई शिप उसमें से जा नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, तो क्या फायदा? तो स्थिति तो वही है। और इस माहौल में अगर टेंशन और भी बढ़ जाए और ऑयल प्राइसेस $100 पार हो जाए, तो मुझे तो लगता है बहुत दिक्कत आ सकता है इंडियन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में, हर जगह पे दिक्कत आ सकता है। एक तरह से मैं कहूंगा कि अभी भी ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में है, एक रेंज में घूम रहा है। इसका कारण है सारा दुनिया में ऑयल का इन्वेंट्री बहुत बना हुआ था, और लॉट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना वो इन्वेंट्री यूज कर रहे थे। तो मार्केट में सही जो डिमांड है वो आया नहीं अभी तक। अगर अचानक कोई इन्वेंट्री खत्म हो रहा है और वो डिमांड मार्केट में आ जाता है तो ऑयल प्राइस, कोई बड़ी बात नहीं है $100 क्रॉस कर जाना अगर हॉर्मुज़ बंद रहता है। तो इस स्थिति में थोड़ा सतर्क रहना, पर्टिकुलरली ऑयल डिपेंडेंट जो ऑयल या ऑयल डेरिवेटिव्स को लेके काम करते हैं, उन कंपनीज में थोड़ा सतर्क रहना सही होगा। अब ये कह सकते हैं कि परसों अगर हॉर्मुज़ खुल गया और वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, तब तो कोई इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। वो बिल्कुल सही है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है और अगर आप बेट लेना चाहते हैं कि हॉर्मुज़ खुलेगा, तो आप उस कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। पर अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, थोड़ा बहुत सोच समझ के कदम लेना चाहते हैं, तो मेरी सलाह तो यही होगी, ऑयल सेंसिटिव सेक्टर से थोड़ा संभल के रहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा सतर्क रहे तो ज़्यादा बेटर है। मैं सर इसलिए भी पूछ रहा था क्रूड के लिए आपसे, क्योंकि हाल ही में यूएस में एक बिल पारित हुआ है लोअर हाउस में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि रशिया से जो भी कच्चा तेल खरीदते हैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। तो और अगर सर आने वाले समय में ट्रम्प साहब रूस से ऑयल खरीदने पर इंडिया के ऊपर किसी तरह का प्रेशर डालते हैं कि कम किया जाए, तो क्या ये मार्केट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल सकता है? क्या एक रिस्क के तौर पे हो सकता है? क्योंकि जुलाई में अगर आप देखेंगे ना सर, रशिया का जो डिपेंडेंस है, रशिया पे हमारी जो डिपेंडेंस है इंडियन इंपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो 50% से ज़्यादा का क्रूड हमारा वहीं से ही आया है। तो ये भी एक बड़ा रिस्क है जो कि बाजार कहीं ना कहीं सेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से चल नहीं पा रहा है बाजार। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर ये होता है तो डेंजरस होगा, पर ये सुइसाइडल होगा यूएस के लिए। क्योंकि अगर रशिया से इंडिया खरीदना बंद कर दे, चाइना खरीदना बंद कर दे, तो वो डिमांड, इंडिया का डिमांड तो कम नहीं हो जाएगा, इंडिया का डिमांड तो आधा नहीं हो जाएगा। इंडिया विल ट्राई एंड सोर्स क्रूड फ्रॉम अदर प्लेसेस, जो कि क्रूड ऑयल प्राइसेस पे जबरदस्त दबाव डालेगा और वो ऊपर शूट करेगा, जो कि डिजास्टर्स होगा यूएस में। क्योंकि यूएस में पंप प्राइसेस अगर बहुत बढ़ जाता है तो ट्रम्प साहब के लिए वो बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर को अफेक्ट करता है और उनके सामने नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है। तो ये तो उनके लिए सुइसाइडल होगा। पर देखते हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है कब क्या करेंगे, तो वॉच करना पड़ेगा, यही मैं कहूंगा। सर पहली तिमाही के नंबर्स की अगर हम बात करें, इन सब से हटके अगर हम फंडामेंटल्स पर फोकस करने की कोशिश करें, जैसे हम शुरुआत में भी बात कर रहे थे, तो
जो शुरुआती नंबर्स आए हैं वो काफ़ी रेजिलिएंट रहे हैं। इनफैक्ट अब तो रिजल्ट सीजन खत्म भी हो चुका है। इकरा के जो 838 लिस्टेड कंपनीज के सैंपल में से देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 22% रही है, जबकि कुछ सेक्टर्स में हमने देखा है जैसे फाइनेंशियल्स हुआ या फिर बैंक्स हुआ, इनकी तो प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी मजबूत देखने को मिली। इनफैक्ट कई तिमाहियों से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए सर तो Q1 FY27 के रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे तो आप कैसे देख रहे हैं? स्ट्रांग है, एवरेज है या फिर मिक्स्ड रहे हैं? आप कैसे रेट कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था सर? कोई सेक्टर ऐसा जिसने सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया इस बार के नंबर्स में? देखिए, परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा था। अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप, अगर यूनिवर्स स्मॉल कैप देखेंगे, 30% प्लस ग्रोथ दिखाया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर था। अगर आप मिड कैप देखेंगे, मिड कैप में लगभग 20-22% ग्रोथ दिखाया और लार्ज कैप में लगभग 15% ग्रोथ दिखाया। तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ओवरऑल था इंडियन स्टॉक मार्केट का, इंडियन कंपनीज का। और ओवरऑल निफ्टी का भी अगर ये ट्रेंड चलता रहता है तो 15% ओवरऑल ग्रोथ ईयर एंड तक देखने को मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा ग्रोथ माना जाता है इस सर्कमस्टेंसेस में। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कौन सा सेक्टर, मैं तो बोलूंगा बीएफएसआई का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। आप अगर देखिए सीमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा था। आप अगर कंपेयर करें तो बहुत सारे जो एफएमसीजी कंपनीज, उनके परफॉर्मेंस अच्छे थे। मेटल्स, माइनिंग मेटल्स, इन क्षेत्र में प्राइस में वोलेटिलिटी है पर परफॉर्मेंस अच्छा था। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स, बाय एंड लार्ज बहुत सारे सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। अब कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो ढूंढना, उसमें टाइम लगेगा। अच्छा परफॉर्मेंस तो बहुत सारे सेक्टर्स ने किया। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव जवाब हुआ सर कि नेगेटिव ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है। दैट मीन्स नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे, यानी कि ये तो दाल में से वो काले कंकड़ ढूंढने वाली बात हो गई कि कोई इस बार नंबर्स में अगर कोई ख़राब रहा है नहीं रहा है। अच्छा, आईटी की बात करें, जब ख़राब नंबर्स की बात आ रही है तो आईटी में भी इस बार अगर देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी ठीक ठाक रहे हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो आईटी में सर ये जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्या इसे आप अपॉर्चुनिटी मानेंगे या फिर अभी भी अर्निंग्स विजिबिलिटी कमज़ोर है, या एक दो सेक्टर्स के और नंबर्स आने दें तब उसके ऊपर व्यू बनाना सही रहेगा? जी, आईटी से मैं दूर रहने की सलाह बहुत दिन से दे रहा हूं। आपके प्रोग्राम में भी मैं निवेशक को बोल चुका हूं और अभी भी वही कहूंगा। देखिए, बहुत बातचीत होता रहता है कि एआई कंपनीज जो यूएस में है उनका वैल्यूएशन सही है, गलत है, बबल है, ये है, वो है। वो वैल्यूएशन वाली बात अलग है, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ, वो हमारा रेलेवेंट नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि एआई इज रियल, और एआई को लेके आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। एआई इज गोइंग टू डिसरप्ट एवरीथिंग व्हाट वी डू, द वे वी डू टुडे। आज आप जैसे भी आप एचआर, अकाउंटिंग, कुछ भी एक्टिविटी जो आप करते हो उसको चेंज करेगा एआई आने वाले दिनों में। और ये डिस्ट्रप्शन रियल है, और ये डिस्ट्रप्शन इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को इम्पैक्ट कर रहा है, करेगा, और आने वाले दिनों में और भी करेगा। अब बात यह है कि इंडियन आईटी कंपनीज अच्छे कंपनीज है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, तो वो जरूर अडॉप्ट करेंगे। अब ये अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, कहीं 1 साल, कहीं 2 साल। कौन जल्दी अडॉप्ट कर पाएगा, कौन अच्छी तरह से पिवोट कर पाएगा, ये समय ही बताएगा। पर अगला 1-2 साल उनका अर्निंग्स विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और उनका रेवेन्यू पे दबाव है, प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव है, मार्जिन पे दबाव है, एक्चुअल हार्ड प्रॉफिट नंबर्स पे दबाव है, हर क्षेत्र में दबाव है। और कोई भी विद सर्टेनिटी नहीं कह सकता है कि ये अच्छा, अब से अच्छा होगा, कल से अच्छा होगा, अगले तिमाही से अच्छा होगा। ये बोलना असंभव है, क्योंकि आईटी में, सॉरी, एआई में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका स्पीड ऑफ डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त है। आज हम और आप बात कर रहे हैं, एक एक लेवल पे एआई है, पता नहीं अगले हफ्ते कौन सा लेवल पे एआई पहुंच जाएगा, क्या कौन सा नया मॉडल आ जाएगा। उसको उसके साथ एडजस्ट करके इंडियन आईटी कंपनीज को अपना भी बिजनेस का दिशा या एक्टिविटीज का दिशा चेंज करना पड़ेगा। तो एक अनसर्टेन वर्ल्ड में इंडियन आईटी कंपनीज आर ऑपरेटिंग, जहां पे किसी चीज की सर्टेनिटी उनके लिए, उनके पास भी नहीं है। तो इस माहौल में क्यों जाना है वो? आप दूसरे सेक्टर ढूंढिए, दूसरे जगह पे निवेश करिए, यही मेरी सलाह है। अब ये बाद में हो सकता है कि शायद यही लो था, आने वाले दिनों में अच्छा होगा, ये हो सकता है, पर वो रिस्क लेना मुझे तो लगता है सही नहीं होगा आज की।
क्या वो दूसरा सेक्टर ऑटो होगा सर? क्योंकि नंबर्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। हालांकि एक चीज़ ये भी है, एक तबका ये भी मानता है कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जीएसटी कट का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, नंबर्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, चाहे आप रिजल्ट्स में देखें चाहे इनके ऑटो सेल्स पे देखें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि वैल्यूएशंस काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो क्या अर्निंग्स ग्रोथ वैल्यूएशन को कैचअप कर पाई हैं ऑटो सेक्टर में? कि टू एन एक्सटेंट बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा, ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और दोनों साइड पे आपने जैसा बोला, व्हीकल सेल्स नंबर, एक्चुअल नंबर ऑन ग्राउंड हैज बीन वेरी गुड, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस आल्सो भी हैज बीन वेरी गुड। तो दोनों जगह पे ऑटो कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया। आप महिंद्रा महिंद्रा की बात करिए, आप बजाज की बात करिए, टीवीएस की बात करिए, आयशर मोटर्स की बात करिए, टू व्हीलर्स, सारे टू व्हीलर्स कंपनीज, मारुति की बात करिए, तो हर जगह पे परफॉर्मेंस अच्छा आया है। पर मैं यहाँ पे एक चीज पॉइंट करना चाहूंगा संदीप जी, ऑटो से भी बेहतर परफॉर्मेंस ऑटो एंसिलरी में दिखाया। एग्जैक्टली। और यहाँ पे हम तो बहुत दिनों से ऑटो एंसिलरी के फैन हैं, और हम निवेशक को हमेशा सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको इसी क्षेत्र में निवेश करना है, पहला अपॉर्चुनिटी में ऑटो एंसिलरी में निवेश करें, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में नहीं काम कर रहे हैं। उनके जो दिग्गज हमारे ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं, वो सारे दुनिया के ओईएम, जो ग्लोबल ओईएम्स है, उनके साथ काम कर रहे हैं, और इनके लिए स्कोप बहुत ज्यादा हो गया, और ये बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो आप किसी भी कंपनी की बात करिए, आप संवर्धना मदरसन की बात करिए, सोना बीएलडब्ल्यू की बात करिए, उनो मिंडा की बात करिए, और भी मतलब आप किसी का ऑटो एंसिलरी कंपनी का नाम लीजिए, छोटे मझोले ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी है जो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और स्कोप कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और एक चीज ध्यान रखिए, ऑटो में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, आईसी इंजन से ईवी में मूव हो रहा है। अब इसमें कौन सक्सेसफुल होगा, कौन नहीं होगा, कितना सक्सेस होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। तो आज के दिन में टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल है, वो दे सेल द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ईवीज, बट फ्यूचर में क्या वही लीडर रहेगा, बताना बहुत मुश्किल है। पर मैं एक चीज कहूंगा यहाँ पे, ऑटो एंसिलरी कंपनी, उनके लिए ये ट्रांजिशन बहुत इजी है, और सब लोग कर रहे हैं। और ईवी में पर कार ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बिजनेस स्कोप और भी बढ़ रहा है, और ये ट्रांजिशन उनके लिए बिल्कुल स्मूथ है। वेयर ऑटो कंपनीज के लिए ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है। ईवी टेक्नोलॉजी, ईवी इंजन तैयार करना कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू आईसी इंजन। तो ऑटो में थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी बना हुआ है। ठीक है, पिछले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देखा, इसके पहले क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, और मेरी सलाह होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ऑटो एंसिलरी। ठीक है, ऑटो एंसिलरी पे ज़्यादा फोकस कीजिए ऑटो के मुकाबले। कुछ और सेक्टर्स की बात करें तो उसमें कैपिटल गुड, डिफेंस, और अगर आप इंडस्ट्रियल शेयरों की बात करें जिसमें इंजीनियरिंग एक ऐसा नाम है जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा बज़ में है, तो इनमें अर्निंग ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है इन सारी कंपनियों में। लेकिन क्या इन स्टॉक्स में अब हम ग्रोथ खरीद रहे हैं या फिर सिर्फ वैल्यूएशन को ट्रेड कर रहे हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा टर्म यूज किया, वैल्यूएशन को ही ट्रेड कर रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर आप मैं दूसरा सेक्टर का नाम दे रहा हूँ, ईएमएस। जो ईएमएस सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यहाँ पे वैल्यूएशन देखिए 50-60 मल्टीपल पे काम हो रहा है। अब कंपनीज में कोई बुराई नहीं है, इनका 25-30% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर मिलता रहेगा, पर जो कंपनी का ग्रोथ 25% है, उसको 60, 70, 80, 100 पी मल्टीपल मिलना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा सतर्क रहना सही होगा। डिफेंस में भी यही स्थिति कुछ हद तक बना हुआ है, तो वहां पे भी देखिए ऑर्डर की कमी नहीं है, और आता रहेगा ऑर्डर। अच्छे कंपनीज भी है, मैनेजमेंट भी स्ट्रांग हुआ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ, पर इसके बावजूद आज के दिन में जो वैल्यूएशन में काम हो रहा है, वहां पे मुझे तो थोड़ा बहुत दिक्कत है रिकमेंड करने में, खरीदने में। हाँ ठीक है, ऑटो से डिफेंस में अगर आप डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, वहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा कंपनी है, वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा हो गया है, पर इसके बावजूद आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन ले रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां पे अभी भी खरीदारी की जा सकती है। पर कैन आई से द सेम थिंग फॉर ऑल डिफेंस कंपनीज? मे बी नॉट। इंजीनियरिंग में देखिए, एक सेगमेंट है, जैसे जो 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 पावर इक्विपमेंट बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाते हैं, जी वर्नोवा, सीमेंस, हिताची, तो ये सारे दिग्गज कंपनीज हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ग्लोबल पेरेंटेज है। अब इनका एक लेवल पे वैल्यूएशन चल रहा है, जहां पे एक्सपेक्टेशन क्या है कि इनके जो इंटरनेशनल पेरेंट है, वो इंडिया से प्रोक्योर करना चालू करेंगे, तो इनका जो बिजनेस वो अभी ग्लोबल हो जाए।
अभी एक्सपेक्टेशन है, कुछ हद तक आई कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द एक्सपेक्टेशन, पर ये होने में थोड़ा टाइम लगे, और वैल्यूएशन ऑलरेडी वहां रीच कर गया। तो मैं थोड़ा सतर्क रहने का सलाह दूंगा कि अगर कभी भी आप 50, 60, 70, 80, 100 पी मल्टीपल वाला स्टॉक खरीद रहे हैं, तो आपका टर्म बिल्कुल बहुत अच्छा टर्म मुझे लगा। आप वैल्यूएशन ट्रेड कर रहे हैं, आप फंडामेंटल ट्रेड नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा अगर आपकी मेमोरी को मैं हल्का सा टेस्ट करूं, 45 दिन का ये पूरा रिजल्ट सीजन होता है सर, उसमें 2 या 3 नाम ऐसे जो आपके माइंड में स्ट्राइक किए, जिन्होंने नंबर्स एक्सेप्शनली अच्छे परफॉर्म किए, डिलीवर किए, और उसके बाद भी जगह है या फिर अपसाइड की गुंजाइश है, और 2-3 नाम ऐसे जिनको नंबर्स को देख के आपके मन में काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई, या तो एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हो पाए, या फिर उन कंपनियों के मैनेजमेंट की कमेंट्री ऐसी नहीं थी जैसा बाजार सुनना चाहता था। कोई ऐसे 4-5 नाम जो आपके इस पूरे रिजल्ट सीजन के निचोड़ में से आप निकालना चाहेंगे? देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन हम लोगों का था उससे भी बेहतर आया है। तो पहला तो दिग्गज बैंक एसबीआई, मैं कहूंगा कि एसबीआई के नतीजे वाज मच बेटर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। और एसबीआई जैसा बैंक उस वॉल्यूम पे, उस स्केल पे परफॉर्मिंग बेटर देन एक्सपेक्टेशन एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे ट्रिगर्स एसबीआई में आ रहे हैं। एनएससी का बहुत बड़ा हिस्सा एसबीआई के पास है, वो बिक रहा है, तो बहुत सारे ट्रिगर उनके पास है, तो वो आ रहे हैं। तो मैं तो एसबीआई को एक अलग प्लेटफॉर्म पे रखूंगा। साथ में मैं आईसीआईसीआई बैंक का भी जिक्र करूंगा, वो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर करके आए हैं। इस बार भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर नतीजे उन्होंने दिखाए हैं, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। 2 फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स की कंपनी का जिक्र किया। अब देखिए, जो सीमेंट कंपनीज है, अल्ट्राटेक की बात करें पर्टिकुलरली, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है, एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर। और मैं इन कंपनीज को सिलेक्ट इसीलिए कर रहा हूं कि ये जो सेगमेंट है उसके लीडर है, उसके बावजूद, उस शेयर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसमें जरूर निवेशक को ध्यान देना चाहिए। ये क्लियरली शोज कि एक मार्केट एक एक तरफ मूव कर रहा है, जहां पे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। ये एक अच्छा ट्रेंड है ओवरऑल मार्केट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ लार्ज कैप में पेन है, लार्ज कैप में ग्रोथ भी कम है, उसके बावजूद जो लीडर्स है सेगमेंट्स के, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक एक रिजल्ट में पर्टिकुलरली मुझे निराशा आया है, भारत फोर्ज। पता नहीं सबने ट्रैक किया नहीं किया, भारत फोर्ज का रिजल्ट्स अनफॉर्चुनेटली मच बिलो एक्सपेक्टेशन। मैनेजमेंट कमेंट्री बाद में अच्छा था, फ्यूचर की अच्छी बोल रहे हैं, पर परफॉर्मेंस वाज बिलो एक्सपेक्टेशन, और वो वहां पे निराशा था। भारत फोर्ज में खास बात क्या है, क्यों हम लोग इतना ट्रैक कर रहे हैं? उनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस वो तो है ही, एंसिलरी जो फोर्जिंग लार्ज ट्रक के लिए बनाते हैं यूएस, वो सब तो है ही, पर उसके साथ साथ डिफेंस में बहुत अच्छा कदम लेता है, कामकाज कर रहे हैं। डिफेंस ऑर्डर बुक कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और बहुत सारा उम्मीदें बना हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स वर नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट। एक जर्मन सब्सिडियरी का राइट ऑफ उन्होंने लिया, उसके कारण दुआ एक्सप्लेन किया मैनेजमेंट ने। पर देखिए, एक्सपेक्टेशन से तो खराब रिजल्ट था ही। देखना पड़ेगा आगे कैसे परफॉर्म करते हैं। बाकी तो बाय एंड लार्ज अभी मेरे को इतना इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है, पर बाय एंड लार्ज ऐसा कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव कुछ नहीं था। हाँ, और एक कंपनी का मैं जिक्र करता हूँ, टाइटन। ये भी बहुत मजे की बात है, देखिए इंडस्ट्री लीडर है अपनी इंडस्ट्री, उसके उसके बावजूद एक इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ उन्होंने दिखाया है। सबका एक्सपेक्टेशन था सोना का वैल्यू इतना हो गया, परफॉर्मेंस में दबाव आएगा, पर बिल्कुल नहीं, परफॉर्मेंस बेहतरीन था। और इस वॉल्यूम पे लीडर होने के बावजूद इतना अच्छा ग्रोथ दिखाना अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, ओके सर। अगले 1 या 3 महीने की अगर मैं बात करूं, या फिर आप 6 महीने तक का विंडो भी ले सकते हैं, तो 3 ऐसे स्टॉक्स जो आपको चुनने हैं अर्निंग्स के हिसाब से, डोमेस्टिकली फोकस के हिसाब से, ट्रम्प साहब को दरकिनार करते हुए, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, कोई ऐसे 2-3 नाम जो आपको पसंद है? पिछली बार जब मेरी आपसे बात हुई थी सर, आपने 2-3 नाम बताए थे, मैं देख भी रहा था। आपने जारो इंस्टीट्यूट मेंशन किया था, आपने वेदांता एल्यूमिनियम की बात की थी, और आपने ये भी कहा था कि डोमेस्टिक फोकस, जैसे आपने अभी भी कहा, मैनकाइंड फार्मा जैसे स्टॉक्स आपको काफ़ी पसंद है। और आपने एनएससी आईपीओ को लेकर भी कहा था कि एनएससी के आईपीओ से एक पूरे बाजार की, बड़े तबके की री रेटिंग होने की संभावना है। बिल्कुल। अभी भी देखिए, जारो का मैं अब इस पे बात कर लेता हूँ। जारो मैं अभी भी बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ, वैल्यूएशन इंप्रूवमेंट की संभावना है। इस क्वार्टर में Q1 में 48% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ और 17% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। तो परफॉर्मेंस तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस के हिसाब से वैल्यूएशन ऊपर जाना चाहिए।
वेदांता एल्यूमिनियम ऑफ कोर्स तो मार्केट में विजिबल है, कितना अच्छा परफॉर्म किया है, वो तो सबको दिख रहा है। अब आगे की अगर बात करें तो मुझे दो तीन स्टॉक में परफॉर्मेंस भी अच्छा लगा, और परफॉर्मेंस जितना जो खामियां थी मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो कम पूरा हो जाएगा और परफॉर्म बहुत अच्छा करेगा। पहला स्टॉक का मैं नाम करूंगा डिलीवरी। अब देखिए डिलीवरी का दो सेगमेंट है, एक्सप्रेस पार्सल और पार्ट ट्रकलोड टीटीएल। ये दोनों सेगमेंट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी उतना अच्छा अभी तक आया नहीं है और एक्सपेक्टेशन से नीचे था, पर बिजनेस वॉल्यूम अच्छा बढ़ रहा है। ई कॉम जो इन्होंने एक्वायर किया है उसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, और सारे जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनर्स के साथ साइन किया है वहां के फ्यूल कॉस्ट पास थ्रू कर लिया है, जो कि बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो कि आने वाले दिनों में कंपनी को हेल्प करेगा। हम लोग कितना देर तक डिस्कस कर रहे थे कि फ्यूल प्राइस बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये अनसर्टेनिटी डिलीवरी का बिजनेस से चला गया। तीसरी बात यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि लॉजिस्टिक्स एक ऐसा एवरग्रीन बिजनेस है, और कॉमर्स ट्रेड बढ़ने के साथ साथ जो मॉडर्न लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है जैसे डिलीवरी, उनका बिजनेस और भी बढ़े। तो यहाँ पे तो हम लोग लगभग 600 रुपए का टारगेट से खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं, तो जरूर यहाँ पे निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। एक और शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे, वो है BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पहले कहा जाता था। देखिए इनका दो सेगमेंट में जबरदस्त काम हुआ है, और दोनों सेगमेंट जो इनका ट्रेडिशनल सेगमेंट था, जो अर्थ मूविंग माइनिंग इक्विपमेंट्स, वहां से दूर है। एक है रेलवे और मेट्रो। सबको मालूम है कि कितना जबरदस्त देश में काम हो रहा है रेलवे और मेट्रो का, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस BEML का है, बहुत जबरदस्त ऑर्डर बुक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा डिफेंस में काम कर रहे हैं, सबको मालूम है डिफेंस पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कैसे कितना ऑर्डर आएगा, तो यहाँ पे भी जबरदस्त। तो रेलवे, मेट्रो और डिफेंस, ये दो सेगमेंट में BEML जबरदस्त काम काज कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी ऑर्डर बुक बढ़ता रहेगा। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। आने वाले दिनों में कंपनी एक्सपोर्ट भी एक्सप्लोर कर रहा है, और हम लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट मार्केट भी एक बहुत बड़ा मार्केट इनके लिए बन सकता है, क्योंकि ये ऐसे सेगमेंट में है जहां पे सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं होगा एक्सपोर्ट में। अगर उनको बाहर रेलवे या मेट्रो कोच का ऑर्डर मिलता है, सरकार की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। बहुत सारे डिफेंस कंपनीज के केस में सरकार may not like exports to happen for multiple strategic reasons, but BEML में ऐसा कुछ नहीं। तो ओवरऑल हम लोगों को लग रहा है कि BEML में 2300 रुपए का टारगेट लेके 6 से 12 महीने के लिए खरीदारी की हम लोग सलाह दी। तो ऐसे बहुत सारे नए नए स्टॉक्स, नए नए आइडियाज आते रहते हैं, तो मैंने 2-3 स्टॉक्स का जिक्र किया आपके सामने। ठीक है, तो 6 से 12 महीने के लिए आप BEML में भी निवेश करके चल सकते हैं। सर आपने SBI मेंशन किया भी ना, IPO मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्शन चल रहा है, काफ़ी बूम है, ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी बनती हुई दिख रही, काफ़ी सारे ऐसे IPOs हैं जो कि पैसा बना के दे भी रहे हैं। अब SBI से मुझे SBI फंड्स याद आया सर, कहते हैं ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे, कुछ वैसा सा ही हो गया। हालांकि उम्मीद बहुत थी और डिलीवर नहीं कर पाई। ये जो 625 रुपये का हाई लिस्टिंग के दिन बना, उसके बाद से स्टॉक अपने इशू प्राइस के भी नीचे जाता हुआ दिखा है। सर IPO मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और SBI फंड्स पर क्या आप राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? ठीक है, पहले SBI फंड्स का बात कर लेते हैं। इसका दिक्कत क्या है, ये सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया का है, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, पर इनका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है, जो कि ज्यादा अर्निंग होता है, वो पोर्टफोलियो रिलेटिवली स्मॉल, रिलेटिवली। पर वहां पे कंपनी का मैनेजमेंट कमेंट्री जो था IPO के टाइम भी और बाद में भी, वेरी क्लियरली दे हैव ए ह्यूज SIP जो एवरी मंथ इज कम, और ये SIP के जरिए इनका अर्निंग बढ़ रहा है। तो ये लगभग इनका टारगेट है एक साल में 44-45 बिप्स, जो कि HDFC AMC के लगभग बराबर है। वहां तक इनका रिटर्न ऑन AUM पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ऑफ कोर्स ICICI प्रूडेंशियल का इज सिग्निफिकेंटली हायर, पर ये HDFC AMC के लीग में आ जाएंगे एज फार एज देयर इनकम ऑन दी ओवरऑल पोर्टफोलियो, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, और ये इंप्रूवमेंट आने वाले दिनों में आएगा। तो अगर निवेशक करंट लेवल पे अपॉर्चुनिटी लेके निवेश करे थोड़ी लंबी अवधि के लिए, तो यहाँ पे अच्छा नतीजा मिलने की संभावना है। जब IPO आया था तभी भी हम लोगों को लग रहा था कि वैल्यूएशन थोड़ा रिच है, थोड़ा नीचे IPO आ सकता था, पर चलिए वो उस टाइम में एक्साइटमेंट में लोगों ने सब्सक्राइब किया, प्राइस ऊपर गया, पर ग्रेजुअली नीचे आ गया है। पर अपॉर्चुनिटी देख के अभी खरीदने का वक्त है SBI एसेट मैनेजमेंट।
ओवरऑल आईपीओ में मैं यही कहूंगा कि देखिए, कंपनीज बहुत सारे अच्छे कंपनीज आईपीओ के जरिए आ रहे हैं। जैसे एक कंपनी का मैं जिक्र करूंगा, इंडो एमआईएम, बेहतरीन कंपनी, एक यूनिक कंपनी है, अच्छा आईपीओ था, इनको अलॉटमेंट मिला है, प्लीज होल्ड करिए, बहुत अच्छा कंपनी है। पर ऐसे बहुत सारे कंपनीज आते हैं, पर आपको दो चीज आईपीओ में देखना पड़ेगा। एक, वैल्यूएशन, क्या वैल्यूएशन में कंपनी ने लिस्ट किया। अगर वो वैल्यूएशन बहुत रिच लग रहा है तो थोड़ा उसमें आपको संभलना पड़ेगा, क्योंकि एक एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन, शायद लिस्टिंग के टाइम थोड़ा एक्साइटमेंट भी आ जाएगा, पर वो सस्टेन होना मुश्किल है मार्केट। तो आप, अच्छा कंपनी है, वैल्यूएशन ऊपर में आईपीओ आ रहा है, तो आप वेट करिए, लिस्टिंग के बाद, करेक्शन के बाद, तब आप उसमें एंटर करिए। पर अगर अच्छा वैल्यूएशन पे कोई कंपनी आ रहा है, अप्लाई कीजिए, अगर मिल जाता है तो आपका नसीब अच्छा है। ठीक है, ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि आईपीओ में पैसा लगाते वक्त वैल्यूएशन को ज़रूर देख लीजिए। अगर वैल्यूएशन हाई है तो थोड़ा सा करेक्शन पे अगर आप उनको कंसीडर करें, अच्छी कंपनी अगर है तो आप इस तरह से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे सर, गोल्ड सिल्वर को लेकर। गोल्ड ने शानदार रैली दिखाई है सर, अब भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग का समय है, क्योंकि गोल्ड अब हेज कम और मोमेंटम ट्रेड ज़्यादा बन चुका है। आपकी क्या राय है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप, गोल्ड अब मोमेंटम ट्रेड ज्यादा बन चुका है, पर मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मेरा काम नहीं है। मैं अगर लंबी अवधि के लिए, पोर्टफोलियो के लिए बात करूं, जो मैं करता हूं, उसमें मुझे लगता है गोल्ड में निवेश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या निवेशित रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है साल का 10 से 15% रिटर्न गोल्ड अभी भी देगा, हर साल देगा। फ्लक्चुएशन बहुत होगा, और फ्लक्चुएशन के बहुत सारे कारण हैं, उस पर विस्तार पे मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, पर फ्लक्चुएशन होगा। क्यों 10 से 15% रिटर्न कंटिन्यूसली देगा? इसका मुख्य कारण ये है कि सारे दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड खरीद रहे हैं, और वो खरीदते रहेंगे, क्योंकि यूएस डॉलर से कुछ हद तक सबका भरोसा थोड़ा बहुत हिला हुआ है, और उसी के लिए एक पोर्शन ऑफ हर देश का रिजर्व वो गोल्ड में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश इंडियन सेंट्रल बैंक भी कर रहा है, चाइनीज सेंट्रल बैंक भी कर रहा है, दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक कर रहे हैं, और इसी के कारण एक गोल्ड का डिमांड स्टेबल लेवल पे आ गया है, जो डिमांड आता रहे। और ये डिमांड अगर कंटिन्यूसली रहे तो गोल्ड का प्राइस अप्रिसिएशन एनुअली 10-15%, 10 से 15%, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स होता रहे। अब आपने अगर पीक पे एंट्री ले लिया तो वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है किसी साल में, पर अगर आप निवेशित रहेंगे तो आपको सालाना 10-15% रिटर्न मिलता है। ओके, और गोल्ड वर्सेस सिल्वर सर, विच इज़ बेटर, या फिर थोड़ा थोड़ा दोनों लें? देखिए, थोड़ा थोड़ा दोनों लेना चाहिए। सिल्वर में वोलेटिलिटी ज्यादा है, पर सिल्वर में और एक खास वजह है, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी तगड़ा है, और वो इंडस्ट्रियल यूज बढ़ भी रहा है। तो जैसे गोल्ड सेंट्रल बैंक्स खरीद रहा है, वैसे सिल्वर में एक डिमांड का स्ट्रीम इंडस्ट्रियल यूज है, और वो स्ट्रीम में कंटिन्यूसली यूज बढ़ रहा है, तो सिल्वर का भी डिमांड एक लेवल पे स्टेबल जरूर होगा। तो मुझे तो लगता है सिल्वर में भी आपको निवेश करना चाहिए, सिल्वर में भी रिटर्न मिलेगा, पर सिल्वर में वोलेटिलिटी गोल्ड से भी ज्यादा है और रहेगा। ठीक है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है सिल्वर में गोल्ड के मुकाबले, लेकिन गोल्ड में भी पैसा लगा के रखिए, 10 से 15% सालाना रिटर्न आपको मिलेंगे, और चांदी में भी आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के हिसाब से भी या फिर डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी। बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। सवाल तो बहुत सारे, लेकिन समय निकल गया है। तो सर, काफ़ी सारे स्टॉक्स, हमने काफ़ी सारे सेक्टर्स डिस्कस किए हैं, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जी, मैं मेरे निवेशक को यही सारे स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह देता हूँ, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। कैसे समय बीत जाता है, सवाल बहुत सारे होते हैं, सवाल रह जाते हैं हर बार, तो फिर आपसे एक बार आप मुलाकात होगी तब वो सारे सवाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर। बहुत शुक्रिया अपना समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। चलिए, तो ये थे सुदीप बंदोपाध्याय साहब, जो कह रहे थे कि बाजार चलने के लिए तैयार है, बस एक ट्रिगर की तलाश है, और वो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो खत्म हो जाए, फिर बाजार चलने के लिए तैयार है। नतीजे बहुत शानदार आ रहे हैं, टेंशन खत्म हो जाएगी तो क्रूड भी नीचे आ जाएगा, तो फिर उससे बाजार को काफ़ी हद तक मोमेंटम मिलेगा, जो फिलहाल एक रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं इस इंटरव्यू से, इस बातचीत से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और आपके पोर्टफोलियो में भी रिटर्न्स मैक्सिमाइज होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इस मार्केट आउटलुक के इस खास एडिशन में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।